नमस्कार। लुसेंट पब्लिकेशंस की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का चैप्टर वाइज हम लोग इस चैनल के पर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये संभावित प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये बुक आपकी न्यू एडिशन की बुक है, जो 16वां संस्करण 2025 का प्रिंटिंग है। तो इसी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखे हैं कौन नया चैप्टर कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके लेखक की बात कर देते हैं तो नीरज चंद चौधरी जी हैं और संजीव कुमार जी हैं। आगे देख लेते हैं। इसका चैप्टर वाइज जो है आपका भारतीय इतिहास जो है, इसमें प्राचीन इतिहास, सामान्य परिचय 1 से 29 तक के पेज को 1 से 129 तक के पेजों का संग्रह है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा सब्जेक्ट भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो 130 से 228 पेजों तक का है। और तीसरा आपका पुस्तक में है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 229 से 273 तक में है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, भारतीय राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, मुद्रा, भारतीय उद्योग आदि का अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आपका भूगोल, जो 274 से 410 पेज तक है। इसको भी हम चैप्टर वाइज अर्थ और विषम क्षेत्र, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर से संबंधित क्वेश्चन, विश्व की घास भूमियाँ, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश और विश्व की कृषि, इससे अध्ययन करेंगे। और इसके बाद पर्यावरण से संबंधित आपका परिचय, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल से संबंधित 411 से 429 तक के पेज के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कला और संस्कृति है। ये भी आज के एग्जामों में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक, शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, शास्त्रीय नृत्य शैलियों के नर्तकों के नाम। इसके बाद सामान्य विज्ञान से संबंधित आते हैं भौतिक विज्ञान का, यांत्रिकी, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, ये 466 से 505 पेज तक है। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान को देखेंगे। इसके बाद रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस को भी करेंगे, जैसे परमाणु संरचना, रेडियोधर्मिता, उत्प्रेरण, ईंधन, 513 से 554 पेज तक है। इसके बाद जीव विज्ञान का टॉपिक भी करेंगे। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, पादप वर्ग की, पादप रोग, जंतु अनुवांशिकी, स्वास्थ्य और पोषण, ये 555 से 595 तक के है। आगे 596 से 606 तक है खेल कूद और विविध को भी करेंगे। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रमुख पुरस्कार, सम्मान, भारतीय के राष्ट्रीय प्रतीक, 606 से 626 तक है। ये टोटल बुक पेज 1 से लेके 606 तक 626 तक का चैप्टर वाइज हम लोग MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसमें एक छोटे से स्टोरी के साथ इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। एक छोटी स्टोरी, 2 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट में पढ़ कर सुना देते हैं। ये हर स्टूडेंट के प्रेरणा का स्रोत रहेगा आपके लिए। पढ़ते हैं। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, वह हालातों की आग में तपकर पैदा होती है, लेकिन दुनिया उसे बस कह देती है किस्मत अच्छी थी। यह कहानी उन लाखों युवाओं की जो मिडिल क्लास के सबसे निचले पायदान से सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। जिनके पास सुविधाएं नहीं, बस माँ बाप का भरोसा होता है, किराया, खेतों का चावल आटा, गैस और कुछ किताबें होती हैं। कम पैसे में महीना निकालना, कम समय में खाना बनाना और बाकी वक्त सपनों को देना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। जला खाना भी सामान से खाया जाता है, क्योंकि उसमें माँ बाप की मेहनत होती है। जहाँ दुनिया बाइक और आईफोन का इंतजार करती है, वही ये युवा वैकेंसी और रिजल्ट का इंतजार करते हैं।
धर्म जात से भरे समाज में इनकी एक थाली सबको जोड़ देती है। इनका सपना बस एक है, परीक्षा पास करना और माँ बाप को वह जिंदगी देना जिसको उन्होंने कभी सपना देखा था। मुझे गर्व है ऐसे जुझारू सपने और छात्रों को। तो चलिए इसी के साथ हम लोग समय नष्ट किए बिना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला चैप्टर है अब भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर है सामान्य परिचय से पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अतीत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ल्यूसिडाइस, हेरोडोटस, मोनेथो, मानुथो, होमर। 3 सेकंड आपको दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा, इसके बाद हम आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस, ड्यूसिडाइस, पॉलीबियस, टैसिसियस। तो यह स्टेटमेंट है दोस्तों आपका ड्यूसिडाइसिस क्या है? नेट जीआरएफ 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस, मैकस्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस जो है द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से, ड्यूसिडाइस से, यूरिपिडस से, सुकरात से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस से संबंधित है। ये आरएस, आरटीएस, ये यूपीजेईस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हिगले, कार्ल मार्क्स, कल्हड़, वर्नी। तो आप लोग 3 सेकेंड का समय लेकर इस क्वेश्चन को प्रयास करिएगा। हिगले का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह किसका कथन है? हिगले, कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, ईएच कार। तो ये हिगले का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन देखते हैं कार्ल मार्क्स, जेबी ब्यूरी, कालीवुड, एच कार। ये कार्ल मार्क्स का कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो इसमें आप लोग ऑप्शन में 3 सेकंड समय लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। मार्क्स के दृष्टिकोण से इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हिगले, मार्क्स, एंजिल, लेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। इन्हीं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद को समझाया? तो इन्होंने समझाया दोस्तों आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समझाया था।
इतिहास विगत की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास विगत की राजधानी है, राजनीति है, सॉरी, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका दोस्तों सीले का है। सीले का ये नेट JRF 2014 में 2004 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तेरह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें लेखक दिया गया है और ये इतिहास की परिभाषा दिया गया है कि कौन सा इतिहासकार कौन सी परिभाषा दिया था। जैसे ओकसाट लेखक जो थे उन्होंने कौन सी परिभाषा दी थी? तो ओकसाट बताते हैं कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, यानी ए का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। और ट्रेविलियन जो है ये बताते हैं कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, यानी 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा। और कालीवुड बताते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी बताते हैं कि इतिहास स्वतंत्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। यानी इसी तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायमो व तिस्ता बीको, बेनोडिको क्रोच, ओसवाल्ड स्पेंगलर, आगस्ट क्रोम्टो। तो ये जो है समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, यह बेनोडिटो क्रोच ने कहा था। अगला है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह किसने कहा था? किसका स्टेटमेंट रहा? तो ये स्टेटमेंट रहा दोस्तों EH कार का रहा कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है। ये बिहार जुडिशरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC का संक्षिप्त रूप क्या है? BC का संक्षिप्त रूप बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, आपका तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप है एडिनो डोमिनी। अगला देखते हैं, वर्ष 50 ईसा पूर्व। 50 ईसा पूर्व का मतलब है कि 150 ईसा पूर्व के बाद आती है। वर्ष जो है 150 ईसा पूर्व के बाद आती है, नहीं, राइट आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी के बाद आती है? तो 1015 ईस्वी जो है आपका 10वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी ईस्वी में 10वीं शताब्दी पूर्व में 11वीं शताब्दी पूर्व में 11वीं शताब्दी ईस्वी में, तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समय में गणना की गई है और विक्रम संवत, ये संवत्तर बताया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि संवत्तर किस ईस्वी में शुरू की गई है। अच्छा, विक्रम संवत्तर जो है आपका 58 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया गया था ईस्वी में। और गुप्त संवत्तर जो है 320 ईस्वी में शुरू किया गया था और काली संवत्तर जो है आपका 3102 ईसा पूर्व में सम्मिलित किया गया था। तो इसका 4, A का 4, B का 3 और C का 2 और D का 1। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो है दोस्तों आपका प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त।
3 सेकंड का समय लीजिए दोस्तों। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला देखते हैं, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त, ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 2000, 2008 ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोस्तों है कली संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आपका गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। अपने राज्यारोहण स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुणों के परास्त करने के उपलक्ष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो 3 सेकंड आप लोग समझ लीजिए। तो ये हुणों की परास्त करने के उपलक्ष्य में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर करना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, यानी ये सही स्टेटमेंट है, एक सही है। शक संवत 78 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1892 ईस्वी से शुरू हुआ था, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की शुरुआत किया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। कौन है, विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूट संवत, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकूट संवत है। ठीक, अगला देखते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तालब सेकंड, सोमेश्वर फर्स्ट, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर सेकंड। तो इसका शुरुआत किया था विक्रमादित्य 6 ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण सेन को यश प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो ये होगा 1931, 1952, 2066, 2087। 3 सेकंड का समय लीजिए। तो 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा। 2070 ईसा पूर्व मान होगा, 2070 ईस्वी होगा, 2013 ईस्वी ईसा पूर्व होगा, 2013 ईस्वी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2013 ईस्वी होगा। विक्रम संवत 2070 ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 2013 ईस्वी होगा। अगला देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है। तो इसमें 135 वर्षों का अंतर होता है। 78 प्लस 75 और 57 साल और 78 साल जोड़ देंगे तो 135 साल का अंतर होता है। ये जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कितना वर्ष होगा दोस्तों आपका विक्रम संवत में। तो ये होगा 600 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है,
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में क्या होगा? 1908 साके होगा, 1918 साके होगा, 1928 साके होगा, 1938 साके होगा। तो आप लोग 3 सेकंड का समय लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1938 28 साके, सॉरी 1928 साके। ऑप्शन सी क्वेश्चन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति स्टेंथोग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? स्टेंथोग्राफी किसी भी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो ये भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को ज्ञात करने के लिए अस्तर विन्यास पद्धति प्रयोग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया था? हेरोडोटस, हिगले, बी स्मिथ, बिल्ड लिबी। तो इसका विकास जो किया था बिलर्ड लिबी ने किया था, बिलर्ड लिबी। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ, अस्थि और शंख के नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कार्बन 14, आर्गन 14 आइसोटोप्स, स्ट्रांसियम 90 और यूरेनियम 238। तो ये कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो जीवाश्म, पौधे, चट्टान, ये जीवाश्म की अध्ययन के लिए किया जाता है, आयु निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बात करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव ने लिखना सीखा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 30 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से, 627 ईसा पूर्व से। तो 3 सेकंड का समय लीजिए दोस्तों आप लोग और मन में अपना देखिए, तो ये 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का, तवा का, तांबा का, कला का, मिट्टी के बर्तन का। तो इसमें प्रमाण मिला है, लेखन का प्रमाण मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 21 मार्च, 21 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 15 मई, 14 मई, और सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च अथवा और 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ठीक है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 पार्टों में भागों में बांटकर देखने का इतिहास चलाया था? हेरोडोटस, सिसरो, प्लिनी, सिलेरियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलेरियस ने चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? फाहियान, वेनसांग, अल-मसूदी, अल-बरूनी। तो इसमें अल-बरूनी ने दिया था, गुप्त संवत से प्रारंभ निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। तो दोस्तों अगर चैप्टर वाइज ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल पर रोज एक वीडियो हम अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज। सुबह के 10:32 पर एक वीडियो आएगा पर डे, 10:32 पर। तो समय को ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो अपलोड होगा और
किस टॉपिक्स पर पहले बनवाना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट करना है तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।